आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे विद एनालिसिस। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच डी लोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉसिबल। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन कंपाउंड में किसमें पॉजिटिव चार्ज डी लोकेलाइज कर सकता है, उसको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 3 हाइड्रोजन से 1 नाइट्रोजन से। एक कार्बन यहाँ पे जो बेंजीन का कार्बन है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और 3 हाइड्रोजन से। तो मैक्सिमम बॉन्ड 4 इसके बन चुके हैं नाइट्रोजन के। अब ये बॉन्ड नहीं बना सकता है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए मान लो इसको, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया जाए, तो 5 बॉन्ड तो नाइट्रोजन रख नहीं सकता। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है, इसमें भी देखिए 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसमें भी संभव नहीं है। फिर इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 H2 और इधर एक कार्बन से बॉन्ड लगा हुआ है। तो 2 1 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर है 6 2 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करें तो पॉजिटिव चार्ज हट सकता है, लेकिन जब ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज नहीं करेगा। अब लास्ट ऑप्शन है फोर्थ। इसमें देखिए, इसमें इस पॉजिटिव चार्ज को आराम से ख़त्म किया जा सकता है। किस तरह से, ये निगेटिव चार्ज भी यहाँ उतर सकता है, क्योंकि इसके पास कितने 2 लोन पेयर हैं, 2 2 4 और 2 6 और 2 8। तो इस तरह से ये जो माइनस चार्ज है, इसका मतलब है इसके पास 2 लोन पेयर, एक लोन पर एक है। माइनस का चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक लोन पेयर। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 8। अगर इस बॉन्ड को, इस माइनस चार्ज को यहाँ पे उतारा जाए, तो ये पॉजिटिव इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, और बॉन्ड इसके पास 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है 2 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पॉसिबल है। यहाँ पे आप डीलोकेलाइजेशन आप पॉजिटिव चार्ज कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ हटा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड एक्स कैटायन इज। इनमें से कौन सा कैटायन रिजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो पहला ऑप्शन देखिए आप, पहले ऑप्शन में नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड बने हैं, मतलब ये रिजोनेंस कर सकता है। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट करे तो इसके पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी नहीं कर पाएगा रिजोनेंस। यहाँ देखिए, सेम स्ट्रक्चर जैसे पहले था, इसको अगर यहाँ पे करोगे तो इसके पास ऐसे देखिए, बेंजीन से ऑक्सीजन और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रखा है ऑलरेडी, तो तीनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 4 2 6 और 2 ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर रिजोनेंस ये करेगा, अनुनाद, तो इस बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। पाई बॉन्ड को अगर शिफ्ट करोगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 2 8 2 10, जो कि अनस्टेबल होगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसमें भी रिजोनेंस नहीं होगा। ऑप्शन बी, इसमें भी रिजोनेंस नहीं हो पाएगा। अगर बात की जाए सी की, तो इसमें देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, नाइट्रोजन पे, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अगर इसमें रिजोनेंस किया जाए तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 4। अगर 4 बॉन्ड हैं, इस डबल बॉन्ड को नाइट्रोजन पे ही शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि नाइट्रोजन एक लोन पेयर आराम से लग सकता है। नाइट्रोजन में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इस तरह से बैलेंस सेल में। तो अगर इस पर शिफ्ट कर दिया जाए तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। रिंग से
पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसके पास लोन पेयर आ जाएंगे। तो ये आराम से, अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 बॉन्ड, 3 दूना 6 और 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये स्टेबल है। तो इसमें रिजोनेंस पॉसिबल है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ C6H5NH2। अगर इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा, क्योंकि कभी भी ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर होता है ना। देखो ऐसे देखो, एनिलीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेंजीन के ऊपर जब NH2 अमीन लगता है तो इसको बोलते हैं एनिलीन। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, तो ये इसमें उतरेंगे, तो ये यहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव आएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अनुनादी संरचना, नाइट्रोजन NH2, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। इस तरह से आप जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन मेटा पे कभी, ये जो मेटा पोजीशन है मेटा, इस पे कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं आता है जब नाइट्रोजन अगर लगा है बेंजीनिक से। तो यहाँ देखिए ये जो सी ऑप्शन है इसमें मेटा पे दिखाया हुआ है निगेटिव चार्ज, तो ये इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। इसमें पूछा नॉट द करेक्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जो अच्छे से पढ़ा रहेगा उसी को समझ में आ रहा होगा, बाकियों के तो ऊपर से निकल जा रहे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं 3, एक ही कंपाउंड है, तो इसमें कौन सा ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रो, देखिए नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। इसमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, इसके बाद में है नाइट्रोजन, फिर है सल्फर। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ देखो पहले वाले में सल्फर और ऑक्सीजन पे है, फिर दूसरे वाले में सल्फर और नाइट्रोजन, तीसरे वाले में सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनका कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू इन दोनों के। इसमें देखिए नाइट्रोजन फिर सल्फर, तो इसमें नाइट्रोजन और सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन और सल्फर। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो पहला तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा थर्ड, इसके बाद में कौन आएगा, ऑप्शन तो आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा निगेटिव है और इसमें ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज अब्सेंट है, तो इससे ज़्यादा ये होगा सेकंड, फिर उसके बाद में आएगा फर्स्ट, फिर बाद में आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल इन सब में हाइपर कंजुगेशन किस में हो सकता है। तो पहले ऑप्शन में देखिए ये रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए आप, डबल बॉन्ड के साइड वाला जो कार्बन है इस पर क्या होगा, डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, अल्फा कार्बन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तभी होता है हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है लेकिन उसके जगह पे ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम जैसे कि प्रोटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े होंगे आप लोग, आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो वही ड्यूटेरियम है। तो यहाँ पे 3 अल्फा ड्यूटेरियम प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो इसमें 3 बार जो हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। अगर बात की जाए इसकी तो इसमें ये रेफरेंस पॉइंट है डबल बॉन्ड वाला, इससे जुड़ा हुआ एक ये कार्बन है। अब इस कार्बन के पास देखो ये भी, इधर भी कार्बन जुड़ा, इधर भी कार्बन जुड़ा, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो इसके पास इस अल्फा कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है वो एक भी नहीं बनेगा। इधर जुड़ा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन नहीं, देखो हाइपर कंजुगेशन तभी होगा जब अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही सेम यहाँ भी है,
यहाँ देखो इधर क्या है, कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन ये पाई बॉन्ड है। यहाँ पे ये जो गोला बना हुआ है रिंग, इसका मतलब होता है पाई बॉन्ड। एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिजोनेंस, क्योंकि ये कंजुगेशन पा रहा है बढ़िया। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो इसमें रिजोनेंस हो जाएगा। तो जहाँ रिजोनेंस होगा वहाँ हाइपर कंजुगेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जो होता है इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें रिजोनेंस हो जाएगा लेकिन हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखो ब्रिज बना है, तो ब्रिज जो है, ब्रिज वाले में कभी डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है इधर भी इधर भी, इससे 4 बॉन्ड बने हुए हैं, एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ना इधर ना इधर, तो इसमें भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इन फॉलोइंग एल्कीन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज। स्टेबिलिटी इसमें देखना है तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हम लोग देख लेंगे। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को रेफरेंस मानेंगे, इधर उधर देखेंगे अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो इसमें 3 हाइड्रोजन है अल्फा, इसमें 3, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हुए, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6। बात करें इसकी तो इसमें डबल बॉन्ड से 4 कार्बन जुड़े हैं, सबके पास 3-3 हाइड्रोजन, मतलब 12, 3-3 6, 3 9 3 12। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। यहाँ पे देखो तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा 3 और 3 6, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 6, और इसमें लास्ट वाले ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3-3 6 3 9, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसमें है, सेकंड ऑप्शन में, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे और वो मोस्ट स्टेबल होगा। कैसा होगा, मोस्ट स्टेबल। तो इसकी बात की जाए सेकंड ऑप्शन की तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल या स्थायी प्रोडक्ट होगा। अब बात अगर आती इसमें इन दोनों में, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 6, तो कैसे कंपेयर करोगे। इसमें देखिए जब हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर आए, सेम हो, तो उसमें देखा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाए तो मेथिल ग्रुप जो है वो I+I लगाता है, इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव। तो ये इधर से ठोकेगा इलेक्ट्रॉन और इधर से ठोकेगा, एक एक कार्बन पे एक एक मिथाइल। और यहाँ देखा जाए तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल ठोक रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब एक ही कार्बन पे एक से अधिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगते हैं ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसके कंपैरिजन में इसमें देखो एक एक कार्बन को एक एक ठोक रहा है, इसमें एक कार्बन को 2 ठोक रहे हैं एक साथ में, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता कंपेयर टू ऑप्शन 1। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसमें से डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो इसमें पहले देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज है, अमोनिया NH3, BF3, NF3 और H2। तो इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से डिटेल में समझाते हैं कि डाइपोल मोमेंट किस तरह से निकाला जाता है। पहला है NH3। तो NH3 आप लोग जानते हो इस तरह से होता है, एक लोन पेयर होगा नाइट्रोजन के पास और 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, और ये है आपका BF3 और NF3 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और ये NF3, और लास्ट है H2O। तो ये ऑक्सीजन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर होंगे इस तरह से। तो ये चारों स्ट्रक्चर हैं आपके। अब इसमें जो है वेक्टर के थ्रू हम लोग डाइपोल मोमेंट को मेज़र करते हैं, दर्शाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस तरह से खींचेगा, इसका वेक्टर इस तरह से होगा। ऐसे वेक्टर बनाते हैं डाइपोल मोमेंट का, और ये भी इस तरह से खींचेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर खींचेंगे, किधर, ऊपर को खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ऊपर की ओर होगा। किधर होगा, ऊपर की ओर। अगर बात की जाए BF3 की, तो बोरान जो है, बोरान ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन तो पूरी पीरियोडिक टेबल में एकदम मोस्ट है, टॉप पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये ऊपर को खींचेगा ऐसे,
और ये दो नीचे को खींचेंगे। अच्छा, इनके बीच में 120 डिग्री होता है एंगल, कितना 120 डिग्री। अब देखा जाए तो इसका कुछ इस तरह से है डाइपोल मोमेंट, इस तरह से। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा यहाँ पे रिजल्टेंट 120 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना होता है, दोनों परिमाणों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। जितना इसका परिमाण होगा जितना इसका होगा, इन दोनों का योग नहीं हुआ है, जितना एक का होगा उतने के ही बराबर इसका रिजल्टेंट होगा। तो ओवरऑल इसमें क्या होगा, इसका एक दूसरे से कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। कितना आएगा, 0। ये ऊपर लगाएगा और रिजल्टेंट बीच में आएगा, इन दोनों का सम, इसका और इसका, ये इधर और ये ऊपर को लगाएगा। तो जितना ऊपर खींचेगा उतना ये नीचे खींचेगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें बात की जाए तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नीचे को खींचेगा और ये ऊपर को खींचेगा। किधर खींचेगा, ऊपर की ओर। अब देखो, सॉरी, इसमें जो है ये नीचे को ही खींचता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो हल्का सा देखो, अब ऊपर खींचने वाले 3 हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहे हैं, एक नीचे। तो ज़्यादातर ये किधर को होगा, नीचे को होगा। ठीक है, नीचे को हल्का प्रभाव आएगा। लास्ट वाले में देखो, इसमें तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से भी खींच रहा है इस तरह से, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी ऊपर को भागेंगे। तो इसका नेट जो होगा वो ऊपर की ओर होगा पूरा। इसमें 100% ऊपर की ओर है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं लग रहा। तो ये मोस्ट डाइपोल मोमेंट शो करेगा ज़्यादा। और इसमें देखा जाए, इसमें फ्लोरीन नीचे खींच रहा है और ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऊपर खींच रहा है, तो इसमें कुछ कम हो जाएगा। इसका 0 ही है, इसमें भी कम होगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका H2O होगा। ये इधर देखिए ऑप्शन 2, सबसे ज़्यादा H2O का होगा डाइपोल मोमेंट, उसके बाद में अमोनिया का होगा NH3, इसके बाद में होगा NF3, फिर लास्ट में आएगा BF3 जिसका 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन। तो हाइड्रोजन से हाइलोजन जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइलोजन है। हाइलोजन लगभग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं सभी। फ्लोरीन और क्लोरीन कुछ ज़्यादा ही होते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन। तो अगर देखा जाए इसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, डाइपोल मोमेंट इज 0। इसमें से 0 किसमें, तो अभी बताए थे BF3 में 0 होता है। कंपेयर स्टेबिलिटी एंड चूज मोस्ट स्टेबल। इसमें स्टेबिलिटी देखिए इसकी, और मोस्ट स्टेबल को चूज करना है। तो इसको कैसे निकालोगे, बस वही हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे। ये डबल बॉन्ड जो है ये मिल गया रेफरेंस। अब इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन था, ये हो गया अल्फा कार्बन। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 और 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे इस तरह से। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 2। अगली बात की जाए अगर सेकंड ऑप्शन में, तो ये है आपका रेफरेंस पॉइंट। इस ये कहाँ, यहाँ पे होगा कार्बन, और इसके पास सबके पास 3 हाइड्रोजन होंगे इस तरह से। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3 और 3 6। इसके पास ये रेफरेंस पॉइंट, इसके पास भी कितने, 3 और 3 6। यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ भी CH3। और यहाँ पे कितने होंगे, 3 3 6 3 9। तो 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 6 बनेंगे, इसके भी 6 बनेंगे और इसके 2 बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं, 9 वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। Which one of the following has least ionic radius? इनमें से सबसे कम आयोनिक रेडियस किसकी होगी। तो आयोनिक रेडियस की बात की जाए तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। देखो इसमें कितने ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 2 माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 8 2 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और 1 10। सोडियम में कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 1 निकल गया तभी तो प्लस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 10 इसमें भी बचे, 10 10 10। और मैग्नीशियम का में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12, 2 निकल गए 10। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जब बात आती है तो उसमें किस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसकी रेडियस लीस्ट है और किसकी हाईएस्ट है। जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी रेडियस सबसे कम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। देखो इधर देख लो,
चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस। देखो चार्ज जितना बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ही बढ़ेगा उतने आयोनिक रेडियस घटेगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए हर जगह वैलिड नहीं है फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। मान लो ये था आपका प्रोटॉन, इसके चारों ओर सेल होंगी, हम एक ही सेल में दिखा दे रहे हैं आपको सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो मतलब प्रोटॉन इसमें, अब देखो इस पर टू प्लस चार्ज है, मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होंगे, और इलेक्ट्रॉन सबके पास बराबर हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है बाहर सेल में बाहर, और इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हैं 2। तो जब ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींच लेंगे, एक्स्ट्रा हैं तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, इसलिए ये थोड़ा सा सेल अंदर की ओर बढ़ जाएगी। तो इसकी रेडियस जो है ये इस सेल को इधर खींच लेंगे, तो इससे रेडियस इसकी कम पड़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 2 माइनस इज। अब देखो इसमें जो मोस्ट निगेटिव एटम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट जो एटम्स होते हैं, आपको इससे पहले अभी बताए थे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उस पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उस पर जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पूछा है डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, तो इसमें देखो O2 माइनस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, O2 2 माइनस पे, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो पहले ऑप्शन देखिए, O2 2 माइनस, फिर O2 माइनस, फिर O2, फिर O2 प्लस। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज इस पर, फिर उससे कम, फिर इस पर 0 है, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस की हाईएस्ट वैल्यू, तो जिस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज उसकी रेडियस हाईएस्ट। ऑप्शन ए इज राइट। द करेक्ट सीक्वेंस दैट शोज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडाई ऑफ द एलिमेंट्स इज। इसमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना आयोनिक रेडियस का, ये सभी देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 10 बचे, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 बचे, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 बचे। और फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मिल गया माइनस चार्ज के थ्रू, कितने हो गए 10। और ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, और 2 माइनस 8 to 10, तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस पूछा है, आयोनिक रेडियस उसकी सबसे कम होगी जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। जब बात आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की आती है तो उसकी रेडियस सबसे छोटी होगी जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, Al3 के पास, Al3 प्लस। तो इसकी सबसे छोटी होगी रेडियस, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिखा दी है, तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट में देखिए सबसे Al3 प्लस, लेकिन इस सी ऑप्शन में देखिएगा थर्ड में, तो Al3 प्लस, फिर इसके बाद में है O2 माइनस, नहीं, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले के सबसे कम रेडियस, फिर उसके बाद में Mg2 प्लस, 3 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर 2 माइनस। तो इस तरह से आप इसको भी करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द आयोनिक रेडाई ऑफ N3 माइनस, O2 माइनस एंड F माइनस आर। इसमें आयोनिक रेडियस पूछा है। अगर बात की जाए इन एटम की तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही हैं। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 3 माइनस 7 3 10। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 8 और 2 10, 9 और 1 10। सब कैसे हैं, सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो इनकी आयोनिक रेडियस किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जिस पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आयोनिक रेडियस ज़्यादा होगी। तो देखो सबसे ज़्यादा मान किस में दिया हुआ है, नाइट्रोजन के लिए, तो सबसे ज़्यादा है 1.71, फिर 1.04,
0.40 ऑक्सीजन के लिए, फिर फ्लोरीन की 1.36। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडाई इज। इसमें रेडियस देखना करेक्ट ऑर्डर। बात की जाए इसकी तो इसमें बेरिलियम, बोरान और नाइट्रोजन आ रहे हैं। देखो इधर अगर लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो सबसे पहले आएगा इधर बेरिलियम, इनमें से देखा जाए, फिर बोरान आएगा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, इस तरह से चलोगे तो इधर जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होना चाहिए था, जबकि इसने कर दिया बोरोन का, तो ये तो गलत है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडाई पूछा है। फिर इसमें बात करते हैं तो इसमें वही जो ऊपर वाला ही क्वेश्चन दे दिया है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन 2- और N 3-। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, जिस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी रेडियस बड़ी, फिर उसके बाद में 2- तो इसकी फ्लोरीन से बड़ी, फिर फ्लोरीन पे 1-। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से किस में पाया जाता है। तो आपको एक ट्रिक बता दें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फोन, क्या याद रखो, फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जहाँ मिल गए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएंगे। अगर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्लस फोन, हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। और ऑर्डर क्या होगा इनका, सबसे ज़्यादा HF का, उसके बाद में HO का, उसके बाद में HN का। सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंग HF का, फिर HO, फिर उसके बाद में HN। तो इसमें पूछा किस में पाई जाएगी। तो देखो हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ है, इसमें हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस है, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। फिर हाइड्रोजन के साथ सल्फर, इसमें भी नहीं होगी। हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस बिल्कुल नहीं होगी। हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन पक्का है, बिल्कुल इतनी स्ट्रॉन्ग होगी पूछो मत, बांड तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में BaSO4 नहीं सोल्यूबल होता है ड्यू टू लेटिस एनर्जी। आपको पढ़ोगे लेटिस एनर्जी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी वगैरह निकालने के लिए पहले फजांस रूल पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स में लगते हैं। तो ऑप्शन आपका BaSO4 सही हो जाएगा। ये सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में, ठीक है, इनसोल्यूबल होता है। आप लोग फजांस रूल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उसको जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच हैज जीरो डायपोल मोमेंट। इसमें से किसका जीरो डायपोल मोमेंट होगा। H2O का आप जानते हो, बताए थे कि जीरो नहीं होता है। फिर बात करेंगे BeF2 की, BeF2 तो इसका ही जीरो होगा। ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, फ्लोरीन जो होता है बेरिलियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, बताए ही थे, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक। तो ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर। और देखो सेम है, बेरिलियम से जुड़ा है, कौन जुड़ा है, बेरिलियम से जुड़ा है फ्लोरीन, इधर भी बेरिलियम से फ्लोरीन। तो जब सेम स्पीसीज है तो खींचने की ताकत सेम होगी, तो बराबर जितना इधर खींचेगा उतना इधर खींचेगा, तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। म्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं, डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू BaCpR थ्योरी मैक्सिमम रिपल्सन, किसमें मैक्सिमम रिपल्सन होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रिपल्सन के लिए आपको बता दें, जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर के बीच में, ठीक है, लोन पेयर और लोन पेयर, इसमें ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सीधे हैं ना, इसमें नियरली प्रेजेंट है, एकदम पास। उसके बाद में आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, सबसे लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिपल्सन होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होगा, लोन पेयर के बीच, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, फिर बॉन्ड पेयर। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसके बाद में बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर ही सबसे लास्ट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच कंपाउंड हैज बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड किसमें होगा, तो पहला है B2H6, तो इसी में पाया जाता है, B2H6 में पाया जाता है, B2H6। इधर देखिए इसका स्ट्रक्चर, दो बोरान हैं B2H6 और इस तरह से इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब जो देखो बोरान की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, कितनी होती है, 3। बाल गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है, बाल गए इंडिया थाईलैंड। इसमें देखा जाए तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जितने भी हैं,
इन सब की वैलेंसी कितनी होती है 3, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है। 5 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 1s2 और 2s2 2p1। तो इसकी जो लास्ट सेल है सेकंड वाली, ये तो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल में 2 1 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इसके पास मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कितनी कैपेसिटी है 3, लेकिन 3 बॉन्ड से अगर देखा जाए इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 2 2 4 2 6 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, हाफ बॉन्ड ये दोनों बनाएंगे हाइड्रोजन से इस तरह से। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका जुड़ेगा, एक इसका, तो इसके पास 2 2 4 2 6 7 1 8, और इसी तरह से इसका भी हो जाएगा। तो ये केला शेप में है ना, थोड़ा थोड़ा केला शेप में ऐसे बन रहे हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं बनाना बंध। क्या बोलते हैं, बनाना बंध, यही है बनाना बॉन्डिंग। तो किस में पाया जाता है, B2H6 में। क्वेश्चन नंबर 22, द एलिमेंट विच हैज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP5 बिलोंग्स टू। तो इसमें तो लास्ट में दिखेगा है P, जिस सेल में लास्ट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन उसी ब्लॉक का होता है, ठीक है। इसी तरह से डिसाइड करते हैं किस ब्लॉक का है, तो P लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन P में जा रहे हैं तो P ब्लॉक का होगा। और वैसे भी देख सकते हो जो लास्ट सेल दिखाया है क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब आउटर सेल की बात कर रहा है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, हेलोजन के पास। हेलोजन किस में होता है, P ब्लॉक में, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज। बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो बात करें बेंजीन की, तो ये है स्ट्रक्चर बेंजीन का। इसमें देखते हैं ये डबल बॉन्ड होगा, ये 6 कार्बन है इसके पास, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, सबको पता ही होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो हर कार्बन के पास एक एक पाई बॉन्ड है, देखो इधर भी पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी एक है, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसको अगर एक पाई बॉन्ड होगा, अगर पाई बॉन्ड पाई इज इक्वल टू 1, पाई बॉन्ड 1 होगा तो कैसा होगा, ये से P2। अगर पाई बॉन्ड 0 होंगे तो कैसा होगा, ये से P3। अगर पाई बॉन्ड होंगे 2 तो होगा ये से P। अगर पाई बॉन्ड 0 है कार्बन के पास तो ये से P3, कैसा होगा, ये से P3। अगर पाई बॉन्ड 1 तो ये से P2, पाई बॉन्ड 2 तो ये से P3, ये से P, खाली SP होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए हर कार्बन के पास एक एक पाई बॉन्ड है जुड़ा हुआ है ना। तो पाई बॉन्ड जब 1 होगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन ये से P2 होगा, और हर जगह एक एक, हर कार्बन के पास एक एक जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड। तो इस तरह से जितने भी कार्बन है सबका होगा ये से P2 संकरण। तो पूरे बेंजीन का ओवरऑल हम बोल देते हैं ये से P2 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज। इसमें से कौन मोस्ट स्टेबल है, तो ये देखो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम लोग हाइपर कंजुगेशन के थ्रू मापते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो जितने R ग्रुप हैं, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, R इज इक्वल टू इस तरह से होगा CH3 CH2 कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है ना। तो R का मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब R जो लगा हुआ है ग्रुप, इसमें कार्बन कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो जो पहला कार्बन होगा इस फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, उसके पास कुछ ना कुछ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, तो वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसमें देखिए 1 2 3 R ग्रुप हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें मैक्सिमम होंगे। इसमें 2 R ग्रुप हैं तो इसमें कुछ कम होंगे अल्फा हाइड्रोजन, इसके कंपैरिजन में कम होंगे। इसमें एक ही R ग्रुप है तो इसमें और कम होंगे, इसमें एक भी R ग्रुप नहीं है। सीधे कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, पहले इस कार्बन से दूसरा कार्बन एक जुड़ा हो, फिर उस पर जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी एक एक चीज़। तो हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल BSc वर्ल्ड अमर सिंह, इसको आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। और आपको इसमें कमेंट बॉक्स में
लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, जहां आपको नोट्स इसके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।